अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इलेक्शन सेल। मैं हूं सारा इलियास। आज के दिन का आगाज इस खबर के साथ हुआ कि बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। साथ ही उन्हें 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया है। गो के बानी पीटीआई अभी तक मौजूदा इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन पीटीआई के दीगर असीर रहनुमा जेल से ही इंतखाबात लड़ेंगे। उनमें साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूदुर रशीद के अलावा आलिया हमजा भी जेल से इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों में शामिल हैं। जबकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी 9 मई मुकदमात में ज़ेर हिरासत हैं और इन इंतखाबात में वो हिस्सा ले रहे हैं। इसकी इजाज़त आईने पाकिस्तान में इस सूरत में दी गई है कि जेल में कैद शख्स मुजरिम न करार दिया गया हो। अलबत्ता ये पहली बार नहीं कि कोई सियासतदान जेल से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हो। इससे कबल माजी में भी बेशतर कैदी सियासतदानों ने हमने देखा, उन्होंने न सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लिया बल्कि कामयाब भी हुए। पाकिस्तान की तारीख की बात की जाए तो सबसे पहले आम इंतखाबात पर नजर डालते हैं। 1970 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर सियालकोट से मौलाना कौसर नियाजी ने जेल से इंतखाब लड़ा, कामयाब करार पाए। पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाले राना मुख्तार ने भी 1970 के इंतखाबात में जेल से हिस्सा लिया और कामयाब हो गए। इलेक्शन 1977 के लिए चौधरी ज़हूर इलाही ने भी पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए जेल से किस्मत आजमाई, तो उस वक्त उनकी इंतखाबी मुहिम उनके बेटे चौधरी शुजात हुसैन और भतीजे चौधरी परवेज़ इलाही ने चलाई। 1985 की बात करते हैं, उसमें गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात में शेख रुहेल असगर जेल में थे, ताहम उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाब हो गए। अक्टूबर 1990 के इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली के पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवारों आसिफ जरदारी, आगा सिराज दुरानी, पीर मजहरुल हक और गुलाम हुसैन ने जेल से इंतखाब लड़ा, कामयाबी हासिल की। 2002 के इलेक्शन के दौरान आमदन से ज़ायद असासे बनाने के केस में सामना किया था इस केस का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद हाशमी ने। उन्होंने असीरी के दौरान ही इलेक्शन लड़ा और रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। इन्हीं इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के जहांगीर बदर ने भी जेल से इलेक्शन लड़ा था, ताहम वो कामयाब नहीं हो सके थे। 8 फरवरी के इंतखाबात में अब सिर्फ 7 रोज़ बाकी हैं। इंतखाबात मुंतखब नुमाइंदों के लिए एक इम्तहान के मानंद होते हैं, जिनमें वो अपने राय दहिंदगान के सामने अपनी कारकर्दगी रखकर उनकी राय के तलबगार होते हैं और वोटर्स के लिए ये एक ऐसा मौका होते हैं कि जिसमें वो अपने नुमाइंदे की कारकर्दगी को देखकर आइंदा के लिए उसको पार्लियामेंट में भेजने का फैसला करते हैं। इसी सिलसिले में हम आपको आज पंजाब के गुजरात डिवीज़न में अहम मुकाबलों के बारे में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब। सुहेल साहब, ज़िला गुजरात की सियासत कई हवालों से मशहूर है। चौधरी बरादरान में इख्तिलाफ़ात के बाद ज़िले की सूरत हाल बदल चुकी है। चौधरी फैमिली के नौजवान हुसैन इलाही कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखें जी, ये NA 63 है गुजरात जलालपुर जट्टा। ये बहुत ही अरसे से चौधरी ख़ानदान का मेन हलका रहा है और ये रवायती तौर पर जाट और गुजरों की यहाँ पे अक्सरियत है। जाटों की नुमाइंदगी चौधरी ज़हूर इलाही और फिर उसके बाद चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही और फिर वजाहत हुसैन करते रहे हैं। अब इस हलके से वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही जो हैं वो कर रहे हैं। तो हमें पता है कि वजाहत हुसैन साहब पहले परवेज़ इलाही के साथ खड़े हुए, जब शुजात साहब और परवेज़ इलाही में इख्तलाफ पैदा हुए, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो अपने भाई चौधरी शुजात हुसैन के साथ चले गए हैं और अब मुस्लिम लीग काफ से ही हुसैन इलाही जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में नवाबज़ादा ज़फ़र गुजरात हैं, इनका भी बड़ा किरदार रहा है। इन्होंने ज़मींदारा कॉलेज उस सर सैयद के ज़माने में बनाया और गुजरात के अंदर तालीम की तरक्की में इनके ख़ानदान का बड़ा जो है वो रोल रहा है। तो अब ग़ज़नफ़र अली गुल ख़ुद भी जो है वो लिंकन जिन से तालीम इन्होंने हासिल की हुई है। इसके मुकाबले में नौजवान हुसैन इलाही हैं जो 2018 में यंगेस्ट MNA जो है वो मुंतखब हुए थे। और यहाँ से इस दफ़ा जो नई तब्दीली है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ के हमायत याफ्ता साजिद यूसुफ छन्नी जो हैं वो खड़े हैं। और लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है तहरीक-ए-इंसाफ़ समझती है कि हमारी हर टाउन के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर अक्सरियत है। उन्होंने इससे बालातर हो के उन्हें टिकट दिया है। और छन्नी साहब का ये भी दावा है कि मुझे परवेज़ इलाही साहब की जो हम और मुनस इलाही साहब की हमायत भी हासिल है। लेकिन हुसैन इलाही ने इस हलके में बहुत काम किया हुआ है।
हस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई और बड़े वो अनथक किस्म के वर्कर रहे हैं। वजाहत साहब के बाद उन्होंने वाकई इस हल्के को सही तरह संभाला हुआ है। लेकिन ये जो सियासी तब्दीलियां आई हैं और जो ख़ानदान के अंदर तकसीम आई है, इससे डेफ़िनेटली चौधरी ख़ानदान जो है वो पहले से डेफ़िनेटली कमज़ोर हुआ है। लेकिन इस हलके पे चौधरी ख़ानदान की और ख़ास कर चौधरी वजाहत की और हुसैन इलाही की ग्रिप काफ़ी मज़बूत है। दूसरी तरफ नवाबज़ादा गज़नफ़र गुल की शोहरत भी एक ईमानदार जो रुकन असम्बली हैं उसकी रही है, और वो भी लोगों की बड़ी खिदमत करते हैं, लोगों के साथ चलते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ से ज़्यादातर जो ये सीट है ये चौधरी ख़ानदान जीतता रहा है और नवाबज़ादा ख़ानदान ज़्यादा दफ़ा नहीं जीत सका। लेकिन गज़नफ़र गुल साहब ने 1993 में जो है वो चौधरीयों को शिकस्त दी थी, और बाद में जो है उन्होंने असम्बली में भी बड़ा रोल जो है नवाबज़ादा साहब ने प्ले किया। अब देखना यह है कि इस दफ़ा हुसैन इलाही नवाबज़ादा गज़नफ़र गुल को शिकस्त देते हैं या नवाबज़ादा गज़नफ़र गुल अब नून की हमायत के साथ। नवाबज़ादा गज़नफ़र गुल सबको पता है पहले पीपल्स पार्टी में रहे, लेकिन अब वो नून में हैं क्योंकि उनका सारा ख़ानदान जो था वो नून में था, तो अल्टीमेटली उन्हें भी नून में ही आना पड़ा। तो अब देखते हैं कि नवाबज़ादा गज़नफ़र गुल इस दफ़ा दोबारा असम्बली में जा सकते हैं या हुसैन इलाही ही दोबारा जाएंगे। ठीक है, सुहेल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। गुजरात से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रियाज रासिख, उनसे हम बात करते हैं। रियाज, आप ही बताइएगा गुजरात का हल्का NA-63 में क्या सूरत हाल है, आवाम का क्या कहना है, आज़ाद उम्मीदवार की पोजीशन कितनी मुस्तहकम नजर आ रही है? जी, मैं इस वक्त NA-63 में जरापुर जट्टा रोड पर जरापुर जट्टा के नज़दीक यहाँ मौजूद हूँ। ये हल्का जो है ये जरापुर जट्टा टांडा कड़ियाँवाला दौलता नगर पर मुश्तमिल है, और ये हल्का जो है इसमें NA कौमी असम्बली के लिए मुस्लिम लीग काफ की तरफ से उम्मीदवार हैं चौधरी हुसैन इलाही, और PTI के आज़ाद उम्मीदवार साजिद यूसुफ छन्नी है, और जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाबज़ादा गज़नफ़र गुल और इसके अलावा तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। ताहम अपने अपने हल्के में, अपने अपने इलाकों में ये सब जो अभी इलेक्शन की जो तैयारियाँ हैं वो उसमें जोश और खरोश नज़र आ रहा है। और हल्के में जो जहाँ तक अगर माजी का देखा जाए तो माजी में जो है वो जो मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं हुसैन इलाही इस हल्के से 2 दफ़ा MNA रहे हैं, उसके बाद वो सिटिंग MNA भी रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनका असर रसूख भी मौजूद है। इसके अलावा उनके वालिद साहब जो वजाहत हुसैन जो है यहाँ पे काफ़ी दफ़ा MNA बने और फिर वो बाकी वज़ीर भी बने हैं। तो ये हल्का जो उनका आबाई हल्का है, इससे जो है इस हल्के से जो नवाबज़ादा गज़नफ़र गुल भी रहे हैं, और इसके अलावा जो साजिद यूसुफ छन्नी है वो पहली दफ़ा इस हल्के से इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो PTI के आम अहदेदार थी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो देखा जाए तो नवाबज़ादा गज़नफ़र गुल का ख़ानदान भी जो है वो नवाबज़ादा है और नवाबज़ादा गान है, और इस वजह से उनका भी हल्के में असर रसूख है। और ये हल्का जाट और गुज्जर की बरादरी और दूसरे बरादरियों पर मुश्तमिल है। चूँकि गज़नफ़र गुल साहब जो वो गुज्जर हैं और जो हुसैन इलाही वो जाट बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा ये वोट जो है हमाशा यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना बरादरीज़म के साथ भी वोट दिया जाता है, और दड़ाबंदी के साथ भी वो वोट होता है। यहाँ पे सियासी पार्टी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं रखती, लेकिन इसके साथ चूँकि लोकल सियासत में जो ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है और लोकल सियासत के तहत लोग वोट ज़्यादा देते हैं। लेकिन इस वक्त जो है मुकाबला अगर देखा जाए तो मुकाबले में ये है कि चौधरी हुसैन इलाही और नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल जो है वो मुकाबले में है, और जो PTI का अगर वो वोट पड़ जाए, चूँकि हालात इनके PTI के इस वक्त उनके हक़ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर वो PTI को वोट पड़ते हैं तो फिर साजिद यूसुफ छन्नी इन सबको टफ टाइम देगा। लेकिन यह है कि हुसैन इलाही जो है मैं समझता हूँ इस हल्के में उसने काफ़ी तरक्याती काम किए हैं, और ये ज़िला गुजरात का जो एक 4 कौमी और 8 सूबाई हल्कों में ये एक हल्का है, और इसके अलावा जो है एक हल्का कोटला रब अली खान का, दोनों हल्कों में तरक्याती काम हुआ है। लेकिन यहाँ पे बाकी जिससे हल्कों में काम नहीं हो सके। चौधरी हुसैन इलाही की बहरहाल जो इस वक्त जो कन्विंसिंग जारी है उसमें बेहतर पोजीशन नज़र आ रही है, और मुख्तलिफ जगह पे वो
जो उनके कन्वेंशन भी जारी है, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में काम हो रहा है और वो भी एक मुकाबले की पोजीशन में है और टफ टाइम जो है इन दोनों का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आ सकते हैं। जी सुहेल साहब, ये बताइएगा, गुजरात शहर में चौधरी खानदान ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं इस वक्त, तो यहाँ इंतखाबी सूरत हाल क्या बनती दिखाई दे रही है? किसके दरमियान मुकाबला हो रहा है? देखिए जी, NA 64 गुजरात शहर जो है ये बड़ा ही सियासी तौर पर हमेशा ही बड़ा मुतहरक रहा है गुजरात शहर की सियासत में, और यहाँ शुरू में चौधरी ख़ानदान को यहाँ पे सेटल होने में बड़ी मुश्किलात पेश आई, क्योंकि यहाँ जो कश्मीरी वोट है वो भी बड़ा मुअस्सर जो है किरदार अदा किया करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पग्गावाला साहब के बाद और जो है इमरान मसूद के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो वोट जो है वो उस तरह मुअस्सर नज़र नहीं आता जितना पहले नज़र आता था। और अब ये काफ़ी अरसे से चौधरी ख़ानदान जो है इस हलके से इलेक्शन लड़ रहा है और ज़्यादातर वही जीतता रहा है। चौधरी शुजात हुसैन भी इस सीट से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। इस दफ़ा यहाँ से मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार जो हैं वो चौधरी सालिक हुसैन हैं, जो कि चौधरी शुजात के बेटे हैं, और पिछली जो काबीना थी शहबाज शरीफ साहब की उसमें वो वफाकी वज़ीर थे, और इससे पहले वो 2018 में चकवाल के बाय इलेक्शन से वो जीते थे और चौधरी शुजात के यूँ समझिए कि जानशीन हैं सालिक साहब। और दूसरी तरफ ये जो पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं उनके जो हैं एक बहन की शादी जो है वो मोहसिन नकवी साहब से हुई है और दूसरी बहन की शादी जो है वो सालिक हुसैन साहब से हुई है। तो अशरफ मारस साहब की ये दोनों बेटियां हैं, तो ये भी उनका एक तल्लक है। और इनके मुकाबले में जो है वो कैसरा ज़हूर इलाही हैं, जो कि यूँ समझिए कि इनकी फूफी हैं, और कैसरा ज़हूर इलाही ने 1977 की कौमी इत्तेहाद की तहरीक में बड़ा रोल अदा किया था। उस ज़माने में वो बड़ी एक्टिव रहीं, लेकिन फिर उसके बाद वो एक्टिव हमें नज़र नहीं आई। लेकिन कहा जाता है कि वो तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत मुतहरक हैं, और जो चौधरी ख़ानदान, परवेज़ इलाही का स्पेशली ख़ानदान और मूनस जो हैं उनको तहरीक इंसाफ की तरफ माइल करने में और रखने में कैसरा ज़हूर इलाही का भी बड़ा मुअस्सर किरदार था, और वो तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता इस दफ़ा उम्मीदवार हैं। यहाँ से पीपल्स पार्टी के मुबीन अरशद साहब हैं, और जमात इस्लामी के साजिद शरीफ साहब हैं, और तहरीक लब्बैक ने भी यहाँ से बंदा खड़ा किया है चौधरी अब्दुल करीम, और यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने कोई बंदा खड़ा नहीं किया क्योंकि उनकी चौधरी सालिक साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने यहाँ से फ़खर मुश्ताक पग्गावाला को खड़ा किया था, लेकिन वो भी सालिक साहब के हक़ में जो है वो बैठ गए हैं। तो अब देखना ये है कि फूफी जीतती है या भतीजा जीतता है। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ज़हूर पैलेस जो कि गुजरात शहर के गुंजान आबाद इलाके में जो है बहुत बड़ी कोठी है, और 1950s में ये बनी थी। तो अब उसके एक साइड पे कैंप लगा हुआ है तहरीक इंसाफ का उसी लॉन में, और उसी लॉन में जो है मुस्लिम लीग काफ का जो है कैंप लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है, कुछ लोग थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर दूसरी तरफ आके बैठ जाते हैं। फिर कैंपेन भी बड़ी दिलचस्प है। जो कैसरा ज़हूर इलाही हैं उन्होंने भी चौधरी ज़हूर इलाही की तस्वीर लगाई हुई है, और जो सालिक हुसैन हैं उनके भी वो दादा हैं, उन्होंने भी चौधरी ज़हूर इलाही की तस्वीर लगाई हुई है। इससे पहले भी यही सूरत हाल हुई थी कि जो साथ वाला घर है चौधरियों के वो मुस्लिम लीग नून में एक ज़माने में चले गए थे, और ये उस ज़माने में मुस्लिम लीग काफ में थे, लेकिन वो अब दरमियान में उनके दीवार बन गई है। लेकिन अब जो ये बचा कुछा घर था इसके अंदर भी दो ग्रुप पैदा हो गए हैं, और लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है कि वो फ़ैसला करें कि कौन सा चौधरी ख़ानदान का हिस्सा है जिसकी हम सपोर्ट करें। रियाज, आपकी तरफ आएंगे। जैसा कि सुहेल साहब ने भी बताया है कि गुजरात के हल्का NA 64 में एक ही ख़ानदान के दो अफराद में टफ मुकाबला मुतवक्के है, तो वोटर इस सूरत हाल को कैसे देख रहा है और किस उम्मीदवार की कैंपेन ज़्यादा कामयाब नज़र आ रही है? जी, मैं इस वक्त NA 64 में निशान हैदर चौक में कचहरी में मौजूद हूँ। आप
इस हलके से जो सबसे बड़ी आम बात यह है कि इस हलके में फूफी और भतीजा क्या और फुफड़े की जो है वो इलेक्शन मुहिम शुरू होगी। इसमें चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन मुस्लिम लीग काफ की तरफ से उम्मीदवार हैं, जबकि चौधरी परवेज़ लाई की अहलिया जो है वो पीटीआई की आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ इलेक्शन लड़ रही है, जबकि चौधरी परवेज़ लाई का भी एक यहाँ पे जो उनको हुकूमत की तरफ से अपना कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिल गई है कि वो इलेक्शन लड़े और अपने एक सिंबल के लिए वो हाई कोर्ट गए हुए हैं। उसका फैसला तो बहरहाल ये बाद में होगा। इस वक्त जो मुकाबले की सूरत हाल है कि जो सालिक हुसैन के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और चौधरी सालिक हुसैन की सूरत हाल ये है कि आप गुजरात शहर में जो रौनकें शुरू हो गई हैं और इस सूरत हाल में इनके मुकाबले में जमात इस्लामी के राजा साजिद शरीफ भी मौजूद हैं और तकबीर लब्बैक तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से भी उम्मीदवार मौजूद हैं। ताहम हल्के में जो रौनकें दोबाला हो चुकी हैं, हल्के में मुख्तलिफ जगह पे रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जोश खरोश भी दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है और इस सिलसिले में जो हल्के के लोग हैं जो उनका कहना है जी कि वो मुस्लिम लीग काफ के साथ हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चूँकि यहाँ पे नहीं है और उनका वोट जो है वो इस वक्त तकसीम हो सकता है, लेकिन ताहम जो है वो इस सिलसिले में जो लोकल सियासत है उसके तहत वो चौधरी परवेज़ लाई को पहले वोट देते थे। अब जो है वो उनका चूँकि वो इस वक्त जेल में है और उनकी अहलिया यहाँ से उम्मीदवार हैं और इसके अलावा यहाँ पे इस वक्त जो चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन के जो बेटे हैं उनकी ज़्यादा यहाँ पे कंपेन चल रही है और इसके अलावा चौधरी शाफी हुसैन जो कि चौधरी परवेज़ लाई चौधरी शुजात हुसैन के दूसरे बेटे हैं वो यहाँ पे MPA के उम्मीदवार हैं। यहाँ भी जो उनका भी मुकाबला अपने फूफी और फुफड़ा के साथ है। तो इस वक्त जो हालात जो अगर सियासत के हवाले से बात की जाए तो सियासत तो इस वक्त जोश और खरोश के साथ चल रही है। ये हल्का जो NA 64 का ये गुजरात और कुंजा और उसके मुल्क का आबादियों पर मुश्तमिल है, लिहाजा इस हल्के के जो बड़े कस्बात हैं उनके अपने मसाइल जो है ना वो सारे ये उम्मीद रखते हैं कि चौधरी सालिक हुसैन जो है उनके मसले को हल करेंगे। आप इसके अलावा जो यहाँ पे चौधरी परवेज़ लाई की अहलिया कैसरा भी है, उनके लिए मसला ये है कि उनके अक्सर से ज़्यादा वो मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि यहाँ पे वो उनके मुख्तलिफ लोग जो है ना वो कोई बैनर लगाते हुए कोई दूसरे वो पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है और उनको लिए मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता दिनों चौधरी परवेज़ लाई की जो है सिस्टर इन लॉ है सुमेरा लाई, उन्होंने प्रेस क्लब में आके भी इस सिलसिले में यहाँ पे बताया गया था कि लोगों को कि हमें कंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ताहम इस वक्त जो मुश्किलात उनके लिए है वो सारी सामने हैं और वो ये जो अभी मुस्लिम लीग काफ का जो ये कंपेन जो जारी है और उम्मीद है कि वो आइंदा इलेक्शन में बेहतर जो यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा। शुक्रिया आपका रियाज रासिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे गुजरात के हल्का NA 64 की सूरत हाल के हवाले से। यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल और बात करेंगे अब जिला गुजरात में लाला मूसा और खारियां की। तो यहाँ कौन कौन से अहम सियासी रहनुमा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सुहेल साहब आप हमें बताइएगा। ये NA 65 लाला मूसा खारियां, यहाँ भी जो है कॉन्फ्लिक्ट रहा है गुज्जर और जाट का। और पहले एक ज़माने में जो कायरा फैमिली थी वो गुज्जर ख़ानदान की रिप्रेजेंटेशन करती थी, लेकिन फिर गुज्जर फैमिलीज़ जो थी इसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि कमरुज़्ज़मान कायरा के मुकाबले में नून के जाफ़र इकबाल साहब आए जो कभी सपोर्टर होते थे कायरा फैमिली के, और वो नून की तरफ से आए तो उन्होंने कायरा साहब को जो है हरा दिया। इस दफ़ा जो है कायरा साहब तो कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के, दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग नून ने एक नया कैंडिडेट चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू को नॉमिनेट किया है, जो कि हमारे PF के जो सरबराह हैं, फ़ज़ाइया के जो सरबराह हैं, उनके भाई हैं। और ये पहले लड़ते रहे हैं इलेक्शन मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे, लेकिन जीत नहीं सके। लेकिन इस दफ़ा नून ने उन्हें उतारा है और अपने जाफ़र इकबाल साहब को इग्नोर कर दिया है। और तहरीक इंसाफ ने
यहाँ से सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब को जो है वो मैदान में, हसनैन शाह साहब को मैदान में उतारा है। ये सैयद फैमिली जो है, सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब उस फैमिली से हैं। ये बेसिकली सैयद फैमिली भी यहाँ बड़ा मुअस्सर सियासी जो है असर रखती है, लेकिन फिर दुश्मनियों की नज़र हो गए और दुश्मनी की जो है उसकी वजह से काफ़ी कत्लो गारत हुआ इस हलके में, और ख़ुद सैयद ख़ानदान को इसका बड़ा जो है नुकसान हुआ। और अब जो है, अब वो ख़ुद तो फैज़ुल हसन शाह साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे क्योंकि उन्हें कानूनी मुश्किलात और सियासी मुश्किलात हैं, लेकिन उनके भतीजे जो हैं वजाहत हुसैन शाह साहब, वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। जमात इस्लामी के चौधरी सत्तार साहब हैं। तो ये देखना ये है कि इस दफ़ा कायरा साहब नेशनल लीडर हैं, लेकिन अपने हलके की सियासत में इतने फंसे हुए हैं। उनकी जो दरअसल सपोर्ट है वो लाला मूसा के अंदर उनकी बड़ी सपोर्ट है, बड़ी पुरानी फैमिली है और बड़ा पुराना इनका हल्का असर है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि पंजाब के अंदर जो पॉपुलर वेव चलती है उसमें पीपल्स पार्टी को वो वोट नहीं मिल पाता, जो बड़ी पर्सनैलिटी हो उसके बावजूद भी वो वोट नहीं मिल पाता। तो इस दफ़ा भी यही क्राइसिस का उन्हें सामना करना पड़ा होगा कि पड़ेगा कि क्या वो अपनी पर्सनैलिटी के बावजूद, अपने नाम के बावजूद, क्या मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को शिकस्त दे सकेंगे या नहीं। अच्छा, रियाज की तरफ चलते हैं। रियाज, ये बताएगा कि गुजरात का हल्का NA-65 में 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर अवाम में कितना जोशो खरोश पाया जा रहा है? अवाम किस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में ज़्यादा दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे हैं? जी, मैं इस वक्त NA-65 में मौजूद हूँ, लाला मूसा के मुकाम पर GT रोड पर मौजूद हूँ। और ये एक आम बात यह है कि ये NA-65 जो है वो डिंगा और लाला मूसा पर मोहित है। इस हल्के से जो साबिक वज़ीर इत्तलात और साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजमान कायरा इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध जो इस दफ़ा पहली दफ़ा यहाँ इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये पहले भी एक दफ़ा इन्होंने हिस्सा लिया था लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। इस वक्त जो उनको एक एज है कि वो एक हाई ऑफिशियल के साथ उनका रिश्ता है और वो उनके बड़े भाई हैं ये। और चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध जो उनसे पहले जो जाफ़र इकबाल मुस्लिम लीग नून की तरफ से MNA रहे हैं, उसके जो सिटिंग MNA सैयद फैज़ुल हसन शाह जो PTI की तरफ से MNA थे, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को PTI से 9 मई के मामलात को रद्द करते हुए, 9 मई के मामलात के मजम्मत करते हुए उन्होंने PTI को छोड़ दिया और अब इस वक्त वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में इनके साथ ही जो है उनके एक भतीजे हैं चौधरी वजाहत हुसैन, सैयद वजाहत हुसैन जो है वो PTI की तरफ से आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये भी चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान में यहाँ मुकाबला देखने को मिलेगा। इस वक्त यहाँ भी मसला यही है, गुज्जर बरादरी और जट बरादरी और दूसरे बरादरी और सैयद बरादरी इस हल्के में ज़्यादा मौजूद है। तो यहाँ पे जो PTI के अरकान के अलावा ये बरादरियाँ बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ पे ज़िला गुजरात में सबसे बड़ी आम धड़ेबंदी और बरादरी काउंट होती है। अगर हम धड़ेबंदी के साथ करें तो सैयद बरादरान की जो धड़ेबंदी है वो एक अपनी जगह पे मखसूस है। चौधरी बरादरान की वजह से उनके चौधरी बरादरान का भी एक हल्का मौजूद है। इसलिए मुस्लिम लीग नून के जो अपना चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू जो है वो भी उनका एक अपना हल्का मौजूद है, जबकि कमरजमान कायरा जो है पीपल्स पार्टी के वो गुजर बरादरी के साथ तल्लक है और वो उनकी इस हल्के में है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI का मुकाबला होगा तो ये बिल्कुल हकीकत यही है कि ये मुकाबला जो है ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी मामलात है कि PTI को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो इलेक्शन में अपना वोट सही तरह दे सकी तो फिर तब्दीली हो सकती है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो कंपटीशन जो है वो कमरजमान कायरा जो है उनके साथ और नसीर सिद्ध अब्बास के साथ जो है ना नसीर सिद्धू के साथ हो सकता है। लेकिन एक और बात यहाँ करता चलूँ कि साबका MNA चौधरी जाफ़र इकबाल जिन्होंने विड्रॉल किया है
चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू के लिए उन्होंने हमायत किया। मुस्लिम लीग नून के वो पहले MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं, और उन्होंने भी आप उनका जो हल्का है वो भी तकसीम हो चुका है। वो मुकम्मल तौर पर चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध के साथ नहीं आया, बल्कि उसमें कई सारे लोग रिश्तेदारी की वजह से वो चौधरी कमर ज़मान कायरा को सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा ये हल्का भी बड़ा मुतात वाला हल्का है। इसमें कौन कामयाब होता है ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा। शुक्रिया आपका रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुहेल साहब की जानिब चलते हैं। सुहेल साहब, ये बताइएगा, गुजरात डिवीजन में जिला मंडी बहाउद्दीन की अगर बात करें तो यहाँ पर कौमी असम्बली के किस हल्के में कांटेदार मुकाबले की तवक्को है? देखिए जी, ये NA 68-69 है मंडी बहाउद्दीन, और यहाँ पे जो है बड़ा दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है। एक तरफ जो मुस्लिम लीग नून ने नासिर इकबाल बसाल साहब को टिकट दिया है। नासिर इकबाल साहब जो हैं, इनके दादा चौधरी मानक बसाल किंग ऑफ बार कहलाते थे, और बड़ा इनका असर रसूख था, और अभी तक उनका नाम जो है उस इलाके में बजता है। और इनके जो वालिद थे इकबाल बसाल साहब, वो भी रुकने असम्बली रहे। इनके भाई जो हैं इमदादुल्लाह बसाल, वो बड़े नॉन ब्यूरोक्रेट हैं और सेक्रेटरी टू CM भी रहे हैं, अब फेडरल सेक्रेटरी हैं। तो इनका भी बसाल साहब का बड़ा वहाँ काम है और बड़ा असर रसूख है। दूसरी तरफ इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ ने जो उनकी वेबसाइट पे टिकट नज़र आ रहा है, वो कौसर परवीन भट्टी साहिबा को दिया है। कौसर परवीन भट्टी साहिबा जो हैं, ये जो चौधरी परवेज़ इलाही के जो सेक्रेटरी थे मोहम्मद ख़ान भट्टी, उनकी अहलिया हैं। तो ये ख़ानदान पहले चौधरी फैमिली के जो थे उनके ख़ास जो बंदे हैं उनमें शामिल हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने हल्का भी एक बना लिया और सियासी तौर पर भी मुअस्सर हो गए। साजिद भट्टी जो हैं वो मोहम्मद ख़ान भट्टी के भतीजे हैं, वो भी रुकने असम्बली हो गए। और मोहम्मद ख़ान भट्टी जो हैं वो सेक्रेटरी टू CM भी हो गए। तो इस हवाले से उन्होंने उस हल्के को भी बड़ी तवज्जो दी। मंडी बहाउद्दीन उनके इशारे पे चलता था, लेकिन अब वो बड़े अरसे से जहाँ चौधरी परवेज़ इलाही कैद हैं, मोहम्मद ख़ान भट्टी भी जो हैं वो कैद हैं। और पीपल्स पार्टी ने यहाँ से फ़ख्र उमर हयात लालिका को टिकट दिया है, और ये लालिका साहब उमर हयात लालिका के बेटे हैं, प्रोफेसर रहे पहले FC कॉलेज में, और इनके भाई जो हैं वो SP SSP और DIG रहे हैं बल्कि। और आज़ाद वसीयत में यहाँ नज़र मोहम्मद गोंदल साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका भी कहना है कि जी मुझे PTI की हमायत हासिल है। ये भी सुना जा रहा है कि कुछ ना कुछ भट्टी फैमिली और गोंदल फैमिली के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश जो है वो जारी है, लेकिन ताहाल अभी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब की फैमिली ये अफजल चंद साहब के भी रिश्तेदार हैं। नज़र गोंदल साहब जो हैं वो ज़िला कौंसल मंडी बहाउद्दीन के जो हैं वो नाज़म भी रहे हैं। इनके भाई जो हैं जुल्फ़कार गोंदल, वो भी MNA रहे हैं। तो इनका भी काफ़ी, गोंदल फैमिली का भी काफ़ी मंडी बहाउद्दीन में असर रसूख है। लेकिन देखना यह है कि आज़ाद हैसियत में क्या वो अपना वो मकाम हासिल कर सकेंगे जो माजी में वो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो PTI में चले गए, और क्या अब PTI ने उन्हें क्यों टिकट नहीं दिया, और क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग भट्टी फैमिली से हो सकेगी। अगर तो हो गई इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग तो फिर इनकी पोजीशन जो है वो ख़ासी मजबूत हो जाएगी। लेकिन बहरहाल नासिर बसाल साहब जो हैं ये पिछली दफ़ा तो हार गए थे, देखना यह है कि इस दफ़ा क्या वो जीत सकते हैं या नहीं। ठीक है, सुहेल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मंडी बहाउद्दीन में हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तारिक, आप ये बताइएगा कि मंडी बहाउद्दीन के हल्का NA 69 में क्या मजमूई तौर पर सूरत हाल है, इंतखाबी गहमा गहमी कैसी है, किस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में ज़्यादा रौनक नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात की जाए मंडी बहाउद्दीन के हल्का NA 69 की, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने नासिर इकबाल बसाल को अपना उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर कौसर परवीन को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। नासिर इकबाल बसाल इससे पहले 2013 और 2018 के इलेक्शन जो है वो जीत चुके हैं।
जबकि 2018 के इलेक्शन में नासिर इकबाल बुसाल ने उस वक्त के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नज़र मोहम्मद गोंदर को तकरीबन 80,000 वोटों की लीड से शिकस्त दी थी। और इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने कौसर परवीन को अपना उम्मीदवार नामजद किया है, जो साबिक़ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया हैं। और अगर देखा जाए तो उससे पहले जो इलेक्शन 2013-18 में थे, उसमें भट्टी ग्रुप और बुसाल ग्रुप जो हैं, ये दोनों इकट्ठे मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। भट्टी ग्रुप के जो उम्मीदवार साजिद खान भट्टी है, वो PP 43 में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ते थे और कौमी ये नासिर बुसाल को सपोर्ट करते थे। ताहम ये पहली बार है कि भट्टी ग्रुप और बुसाल ग्रुप दोनों एक दूसरे के मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं। ताहम अगर सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो नासिर इकबाल बुसाल इस हल्का के एक सबसे मजबूत सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद मोहम्मद इकबाल बुसाल मरहूम और इनके ताया मोहम्मद नवाज़ बुसाल मरहूम जो है वो इसी हल्के से MNA रह चुके हैं। और पूरे हल्के के अंदर नासिर इकबाल बुसाल एक मजबूत सियासी ग्रुप और धड़ रखते हैं अपने। और जबकि देखा जाए तो कौसर परवीन का ये पहला इलेक्शन है, वो कौमी असम्बली में पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रही हैं। और जहाँ तक इंतखाबी गहमा गहमी की बात की जाए तो इंतखाबी गहमा गहमी के हवाले से देखा जाए तो अभी ये जहाँ पर वो गहमा गहमी नज़र हमें नहीं आ रही जो गुज़श्ता इलेक्शन में हुआ करती थी, जिसमें इलेक्शन कैंप होते थे, वहाँ पर वोटर आते थे, उनके खाने पीने के वहाँ पर इंतजाम होते थे। वो सूरत हाल इस दफ़ा दिखाई नहीं दे रही। मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जो वो चला रही है, वो जलसे भी कर रहे हैं, कार्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं और वोटर्स के साथ राब्ते भी कर रहे हैं। जबकि उससे मुस्लिम लीग नून के अलावा पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी और दीगर आज़ाद उम्मीदवार वो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। ताहम जो तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार है कौसर परवीन, उनकी इलेक्शन कैंपेन दिखाई नहीं दे रही। वोटर्स का रब्ता या कोई जलसा या कोई कार्नर मीटिंग की दिखाई नहीं दे रही। इसके बावजूद जो PTI का जो वोटर है, खामोश वोटर है, वो बाज़ जो सियासी तजज़िया निगार हैं वो कहते हैं अगर वो 8 फरवरी को बाहर आ गए, पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए, उन्होंने वोट कास्ट किया तो PTI भी एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकती है। ताहम अगर देखा जाए 69 को मजमूई तौर पर तो यहाँ नासिर इकबाल बुसाल जो नून लीग के हैं उनका पलड़ा जो है भारी दिखाई देता है, क्योंकि वो एक मजबूत सियासी ख़ानदान है और उनके चांसेस जीतने के ज़्यादा दिखाई देते हैं। ताहम 8 फरवरी को ही ये मालूम होगा कि यहाँ के वोटर किसके सर पर इसका ताज सजाते हैं। जी शुक्रिया आपका तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे मंडी बहाउद्दीन की इंतखाबी सूरत हाल के हवाले से। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जियो इलेक्शन सेल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने आपको NA 63, 64 और 65 की इंतखाबी सूरत हाल के हवाले से बताया। अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात डिवीजन के ही जिला वजीराबाद में, जहां हमारे नुमाइंदे राना अंसर NA 66 की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि वहां के अवाम क्या सोच रहे हैं। आपको बताते चलें कि NA 66 से इस बार आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अहमद चट्ठा और मुस्लिम लीग नून की निसार अहमद चीमा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। राना अंसर बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीराबाद के हल्का NA 66 से मैं हूं आज आपका मेज़बान राना अंसर और आज हम आपको दिखाएंगे हल्का NA 66 के मसाइल और लेकर जाएंगे आपको यहां के लोगों के पास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वज़ीराबाद जो ज़िला है इसका कौमी असम्बली का एक हल्का है और यहां पर सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। इस हल्के के खदोखाल कुछ ऐसे हैं कि वज़ीराबाद शहर और उसके साथ सोदरा टाउन और उसके दूसरी तरफ धोंकल की आबादी है और यहाँ से फिर वज़ीराबाद हल्का दरियाए चनाब के साथ साथ चलता हुआ तकरीबन 40 किलोमीटर दूर तक जाता है, जिसके आखिर पे अलीपुर चट्टा है। अलीपुर चट्टा भी एक छोटा पूरा शहर की तरह है। तो इस हल्के के तमाम इलाकों में हम आपको लेकर जाएंगे, जैसे अहमदानगर का इलाका है, जाम के चट्टा है, सारों की चीमा है, कलाश के है, ये तमाम जो इलाके हैं ये इसी हल्के में शामिल हैं। आपको बताएंगे कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं और लोग यहाँ के अपने आने वाले हुक्मरानों से क्या मुतालबात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा और आप बताएं वज़ीराबाद के जो रहने वाले लोग हैं उनके मसाइल क्या हैं। जी मेरा नाम अल्तमश है और मैं वज़ीराबाद का रहायशी हूँ। सबसे बड़ा मसला जो हमें यहाँ पेश आता है ना वो है ट्रैफिक का। यहाँ पे पूरा दिन ट्रैफिक इतनी जाम होती है कि आप दूसरी साइड पर शहर के जाना हो तो आप जा नहीं सकते। आपको कम से कम आधा घंटा लग जाता है ट्रैफिक पे और पुल बंद होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है एम्बुलेंसेस को। यहाँ पे एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, किसी ने वहाँ से इधर आना हो दिन टाइम तो वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होती है। और यहाँ पे भी जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे भी आप नहीं जा सकते, आपको कम से कम आधा घंटा लगता है। तो क्रिटिकल पेशेंट हो ना उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। ट्रैफिक बहुत बड़ा मसला है। एक तो ये कि सारी गुजरात की ट्रैफिक, सियालकोट की ट्रैफिक सारी शहर के अंदर से होकर जाती है।
जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। क्या ऐसी जो सहूलियात हैं वज़ीराबाद में जो मिलनी चाहिए लोगों को अभी तक नहीं मिली? ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ थोड़ा बताएं क्या होना चाहिए या मसला क्या है यहाँ आपके नज़दीक? ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ भी होने चाहिए सारा कुछ। आप यहाँ के रहायशी हैं? जी वज़ीराबाद के रेस्ट। अच्छा, हम लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ जो लोग रहते हैं उनके मसाइल। बस सीवरेज का ज़्यादा ये इशू है कि यानी यहाँ पे बारिश होनी है या कुछ होना है, यहाँ पे पानी इतना हो जाना है कि गुजर नहीं सकता बंदा, इतना ज़्यादा हो जाना। कब से मसला है ये सीवरेज? ये काफ़ी अरसे से ये तो मैं जब से देख रहा हूँ तब से ऐसे ही है पानी, ये तो नहीं सही हुआ। सीवरेज का मसला? हाँ जी, सीवरेज का इधर यही मसला है। ठीक है, सीवरेज का इनके नज़दीक मसला है यहाँ पे। यहाँ बात करते हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सजाद अहमद जी। सजाद साहब, कितनी उम्र है आपकी? कुछ 42 साल। आप ये बताएं, आपकी नज़र में वज़ीराबाद के मसले कौन कौन से जिनसे लोग चाहते हैं कि ये मसले हल हों? मसले यही ने भाजी, ट्रैफिक का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है। कितने पैसे कमा लेते हैं ये आप रिक्शा चला के सारा दिन 1200-1300 रुपया फड़ लीदा, ये तक 400 फड़िया जी। 1200-1300 में से खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा हिसाब ला लो 600 का खर्चा आ गया, 600 का बच गया। 600 में कैसे चलाते हैं? बस अल्लाह की ज़ात ही वो चला रही है जी। और इसके बावजूद आप खुश नज़र आ रहे हैं, मेहनत करके 600 रुपया आप बता रहे हैं आमदन है, और खुश, इस खुशी की वजह फिलहाल दी 1 रुपया भी है वो भी बड़ा है। बताएं, वज़ीराबाद के हल्का NH 66 के रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं? सर मसाइल बहुत ज़्यादा मसाइल है। एक हो तो आपको बताएं, आप ये ट्रैफिक देख रहे हैं, हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर्स ड्यूटी पर बैठते नहीं हैं, वहाँ पे किसी मरीज़ को दवाई, बहुत कम लोगों को दवाई मिलती है, एक ही दवाई है बाहर से प्रेफर करते हैं। सबसे सीवरेज का मसला है, सीवरेज लाइनें ठीक नहीं है। दूसरी मसला ये है कि यहाँ का पानी पीने वाला साफ़ नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है जी। साफ़ पीने का पानी नहीं है, सीवरेज है। सीवरेज का कब से मसला है यहाँ पर? सीवरेज का तो तकरीबन मुझे यहाँ भी 1.5 साल हो गए हैं, मैं 1.5 साल से ये देख रहा हूँ इशू जो है ना, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, ना कोई वर्क हो रहा है, ना कोई काम हो रहा है इस पर। वोट मांगने आ जाते हैं, ठीक है, और सीवरेज का निज़ाम नहीं है। ये गाड़ियाँ वगैरह पानी कीचड़ से गुजरती हैं, सवारियाँ जो है वो तंग होती हैं, उनके ऊपर कीचड़ गिरता है, नमाज़ पढ़नी होती है लोगों ने, तो बहुत जो है ना परेशान है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस। वज़ीराबाद के हल्का NH 66 के लोगों से हम बात कर रहे हैं। लोगों के मसाइल क्या हैं जो हल नहीं हुए अभी तक? मसाइल एडे रुकने इन्ना पाछड़े ने PM ने सियासी लोग जिन्हें है ना इन्हें को सानू मसाइल पाछड़े ने जिन्हें को असी नहीं बयान कर सकते। अजी, वज़ीराबाद के हल्का NH 66 की बात हो रही है तो आपको बता दें कि कटलरी की जो सनत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट जो है वो वज़ीराबाद में है। यहाँ तैयार होने वाली छुरियाँ, चाकू ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि यूरोप और अमेरिका तक जाती हैं। वज़ीराबाद के बेशुमार कारोबारी अफराद जो हैं वो इस सनत से वाबस्ता हैं। तो हम आपको एक फैक्ट्री में लेकर आए हैं जहाँ छुरियाँ, चाकू और किचन की मुख्तलिफ एक्सेसरीज़ तैयार की जाती हैं। तो इन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी नज़र में वज़ीराबाद के मसाइल क्या हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद खालिद मुगल, मुकामी सनतकार, वज़ीराबाद कटरी क्लस्टर। अच्छा सर, बताएं कि वज़ीराबाद और हल्का NH 66 के जो लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, जैसे आप कटलरी के कारोबार से वाबस्ता हैं, इनके मसाइल क्या हैं? देखें, इस वक्त कटलरी की जो तमाम मसनूआत हैं, जो हमारे HS कोड हैं 8211 ता 8215 तक, इनकी 80 अरब डॉलर की पूरी दुनिया में सालाना डिमांड है, जबकि हम इसका 1% भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। हमारी इंडस्ट्री ज़र मुबादला बचाती भी है और ज़र मुबादला कमाती भी है, मगर रूरल एरिया में होने की वजह से गवर्नमेंट ने अभी तक बाकायदा इस क्लस्टर में इंटरवीन नहीं की। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवीन करे तो अगले 5 सालों में हम अपनी एक्सपोर्ट को जो सिर्फ 10 करोड़ डॉलर सालाना है उसको हम 100 करोड़ डॉलर तक ले जा सकते हैं। क्या करे पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन का अच्छा फोरम है, उनके साथ मिलकर एक बाकायदा जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दें। उसके बाद जो कमर्शियल काउंसलर हमारे बाहर बैठे हुए हैं वो मेड इन वज़ीराबाद पाकिस्तान की मार्केटिंग को अमेरिका में और यूरोप में जो पहले ही मार्केट है उसको 2-3 गुना बढ़ाएं, और नई मार्केटें जैसे मिडल ईस्ट है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, हर जगह हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है, मगर पीछे हमारी कैपेसिटी कोई नहीं। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं।
और यहाँ पर नई इंडस्ट्री लगे, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिले और नई फैक्ट्रियाँ लगें, जिससे ये इंडस्ट्री जो है ये कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में तब्दील हो जाए। हाँ जी, आपने बात सुनी वज़ीराबाद की इंडस्ट्री के हवाले से खालिद साहब ने हमें बताया। हमने वज़ीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से जाकर बात की और उनके मसाइल आपको दिखाइए। आइए अब आपको वज़ीराबाद से जो इस हल्का का रूरल एरिया है अलीपुर चट्टा की तरफ लेकर चलते हैं और जानते हैं वहाँ रहने वाले लोगों के मसाइल क्या है। अजी अब हम पहुंचे हैं जाम के चट्टा हल्का NH-66 का एक बड़ा कस्बा है। यहाँ के रहायशी अफराद से बात करते हैं और पूछते हैं कि इन लोगों के मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ जनाब। आरिफ साहब बताएं, हल्का NH-66 और ये जो इलाका है यहाँ के रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं? सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसाइल है ना वो गैस का है। तकरीबन 20-22 साल हो गए इधर से ये पाइपलाइन गुजर रही है, ये इधर से गुजर रही है। ये जो जितने कस्बे हैं ना, ये जाम का चट्टा हो गया, जियो की हो गया, मंडियाला चट्टा हो गया, आगे सलो की चट्टा, ये सब गैस से महरूम है। 2008 में, 2013 में, 2016 में जज साहब को वोट दिया। खुद मैं नून लीग का हूँ, उनको सपोर्ट भी करते हैं, वोट भी देते हैं, लेकिन इस वजह से हम मायूस है कि अभी 2023 आ गया, अभी 24 आ गया, अभी में हमें लारे लगेगा, शायद आगे हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। पाइपलाइन है तो गैस की सप्लाई नहीं है हमारे साहब। सच्ची बात करूँ, आगे पीछे कहूँ, किसी हल्के में जाता हूँ ना तो वो उधर गैस देखकर ना बहुत दिल दुखता है कि वो ऐसी जगह पे गैस गई है जिधर सोच भी नहीं आदमी सकता। ये इधर तो हमारा इधर मसला ही नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि इधर हमारे RSC 2013 को बना है, लेकिन 10 साल हो गए हैं, अभी उसकी SNE पूरी नहीं हुई। डॉक्टर नहीं है मौजूद हर टाइम। आप कह रहे हैं कि यहाँ हॉस्पिटल है सरकारी लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर बैठते हैं, थोड़े हैं। SNE काम है, 16-17 बंदे काम कर रहे हैं, हालांकि RSC में 46 बंदे होने चाहिए, लेकिन 16 बंदे काम कर रहे हैं और ये 24 घंटे चलता है। दवाइयाँ भी काम आती हैं, इसमें एक्सरे नहीं है और लेबॉरेटरी का काम कोई नहीं है। मसाइल हैं। बड़ा सरकारी अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है? वो काफ़ी वज़ीराबाद है, इधर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के फासले पर अलीपुर चट्टा है, वो भी इतना फासला है। हमें इधर SNE पूरी होनी चाहिए हमारे हॉस्पिटल की। तो लोगों के मसाइल हैं, लोग दवाइयाँ लेने दूर दूर तक जाते हैं, कई बच्चे रास्ते में डेथ हो जाती है, कोई पहुँच नहीं सकते इतनी दूर, लिहाजा इधर हमारी SNE पूरी हो। आपके नज़दीक जो हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर्स का ना होना यहाँ का सबसे बड़ा मसला है। दूसरे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। जी मोहम्मद ज़ुबैर। अच्छा ज़ुबैर साहब बताएं, ये जो जाम के चट्टा है इस सारे इलाके का मरकज़ है, छोटे छोटे देहात के लोग भी यहाँ आते हैं, बताएं यहाँ के रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा मसाइल यहाँ पे ये है कि हर आधे घंटे के बाद ट्रेन यहाँ से जाती थी। यहाँ पे जो है ना अभी ट्रेन यहाँ पे खड़ी नहीं कोई नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे सवारी इतनी मजबूर है, महरूम है सवारी से कि जिसका हिसाब नहीं किया जाता है। दूसरा ये थोड़ी सी रोड है कोई 3 किलोमीटर, ये अरसा दराज से इसी तरह खंडार पड़ी हुई है, ना ये रोड बनी है, ना हमारा हॉस्पिटल है, ना गैस है। हालांकि आपने कहा कि पहले यहाँ पे ट्रेन रुकती थी, यहाँ रेलवे स्टेशन बना हुआ है? जी बना हुआ है। अच्छा, ट्रेन पहले यहाँ पहले यहाँ ट्रेन आप कह रहे हैं रुकती थी, अब नहीं रुकती, कब से नहीं रुक रही? ये तो 5-6 साल हो गए हैं, 7-8 साल बल्कि हो गए हैं, यहाँ नहीं रुक रही है। स्टेशन बना हुआ है? स्टेशन बना हुआ है, 100 साल पुराना अंग्रेज दौर का स्टेशन है। 100 साल से यहाँ जाम के चट्टा में रेलवे स्टेशन है। ये लोग कह रहे हैं कि पहले यहाँ हर थोड़ी अरसे बाद ट्रेन रुकती थी, लेकिन अब कई सालों से ट्रेनें नहीं रुक रही। तो इस इलाके के जो लोग हैं वो ट्रेन की सफरी सहूलियात से भी महरूम है। दूसरे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप बताएं यहाँ के रहने वाले लोगों के मसाइल। पुलिस चौकी न होने से जराइम ज़्यादा बढ़ते हैं। थाना हमसे बहुत दूर है, यहाँ से जो है ना 20 किलोमीटर अलीपुर चट्टा जाना पड़ता है। कोई छोटा मोटा मसला हो तो वहाँ जाना पड़ता है। पहले यहाँ चौकी होती थी तो हमारे मसले हल हो जाते थे। अब कब से बंद है पुलिस चौकी, बताएं कब से बंद? ये 9 मई के वाक़े के बाद जो है ना चौकी बंद हो गई है। बड़ा मसला है, जो हम शहरी हैं, हम बड़े इस चीज़ से जो है ना मायूस हैं। अरे इस वक्त हम पहुंचे हैं रसूल नगर में। रसूल नगर हो या दूसरे देहात हों, वहाँ का सबसे जो बड़ा मसला होता है टूटी फूटी सड़कें और सफाई के नाकस इंतजाम होते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखा दे। ये रसूल नगर जो एक बड़ा कस्बा है, इसका मेन चौक है, ये सफाई की सूरत हाल है। यहाँ कोई नाला है जो बंद नज़र आ रहा है और उसके साथ ये जो मेन चौक है, ये मेन शाहरा है, ये भी बिल्कुल टूटी फूटी हुई है। यहाँ हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके मसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा, यहाँ जो रसूल नगर या हल्के के दूसरे इलाके हैं वहाँ के मसाइल क्या हैं? सर यहाँ का सबसे बड़ा मसला जो देहात में है वो निकासी आपका है। पहले गांव में जोहड़ होते थे मुश्तरका, उसमें पानी जाता था निकासी का। अब आहिस्ता आहिस्ता वो जोहड़ लोगों ने बंद कर दिए हैं
और देहात का सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त है वो निकासी आपका है। आप बताएं यहाँ का जो अहम मसला जो है जो अभी तक हल नहीं हुआ, जो हल होना चाहिए वो बताएं। हमारे शहर सूरन की आबादी माशाल्लाह काफ़ी सारी हज़ारों में आबादी है। हमारे पास जो दरीना मसला है वो तालीम का है। हमारे पास 12 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की मौजूद है। हम ये चाहते हैं वहाँ पे टेक्निकल कॉलेज बन जाए और जो हमारी जो बच्चे और बच्चियाँ हैं जो यहाँ से दूर जाते हैं, ख्वार होते हैं, तो वो इस चीज़ से बच जाएँ। आपने लोगों की बात सुनी, लोग अपने मुतालबात और मसाइल जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो मुंतखब होने वाले आइंदा के हुक्मरान हैं उन तक पहुँच सकें। हम भी दिखा रहे हैं इलाके की सूरत हाल तमाम इतराफ़ से, तमाम इलाकों से। अजी अब हम पहुँचे हैं अलीपुर चट्टा में, हल्का NH 66 का ये आखिरी इलाका है। ये एक बड़ा शहर की तरह की आबादी है। यहाँ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इनके मसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। शहबाज अहमद। शहबाज साहब बताएं, हल्का NH 66 और अलीपुर चट्टा के रहायशी अफराद के मसाइल क्या हैं? अभी यहाँ पे हमारे लिए नौजवानों के लिए कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं है जहाँ पे नौजवान तबका जो है वो खेल सके। नशे का शिकार हो रहे हैं नौजवान। ख़वातीन के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट टेक्निकल कॉलेज का कहा गया था मियाँ साहब की तरफ से, वो भी आज के दिन तक नहीं बन सका। मसाइल नहीं, यहाँ तो एक ग्रुप के 3 दफ़ा MLA इधर मौजूद है, सबका MLA, उन्होंने इस हल्के को मसाइलिस्तान बना दिया है। ये आपके सामने मेन रोड है जो गुजरावाला जाती है, 37 किलोमीटर है ये तकरीबन। यहाँ से गुजरावाला शहर तकरीबन 35-36 किलोमीटर। जी इतना ही है, 37 किलोमीटर है गालबन। तो ये रोड आप अगर सफ़र करना आपको हो ना तो आपकी गाड़ी खैर खरीय से गुजरावाला बहुत मुश्किल है, आपकी किस्मत अच्छी हो तो पहुँच सकती है। यहाँ पे मरीज़ जो हॉस्पिटल है मेन वो भी गुजरावाला में है। मरीज़ों के आने जाने में, बच्चों के कॉलेजेस में जाने के लिए बेतहाशा मसाइल हैं। और कब से ये रोड टूटा हुआ है? 15 साल से ये रोड टूटा हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं कि कौन से मसाइल हैं जो फौरी हल होने चाहिए? सबसे पहले तो रोड के कचरा, बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसी जगह नहीं। स्पोर्ट्स आप ग्राउंड की बात जी कि बच्चों के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। वो बंद स्कूलों में उन्हीं जगहों पे थोड़ी जगहों पे रह के वही थोड़ा बहुत पढ़ के, तो वो तो नहीं ना, बच्चे कितना कैसे हो सकते हैं वो उतने इंटेलिजेंट, या खुद में वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते किसी तरह भी। अजी हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की उनके मसाइल, उनकी अपनी ज़ुबानी, ताकि ये सारे मसाइल उनकी आवाज़ पहुँच सके उन लोगों तक जो यहाँ से वोट लेते हैं और फिर मुंतखब होकर असम्बलियों तक पहुँचते हैं। हल्का NH 66 वज़ीराबाद का ये हल्का है। वज़ीराबाद से हमारा आज का सफ़र शुरू हुआ। वहाँ से होते हुए हम अहमदनगर सारोकी से जाम के चट्टा पहुँचे, फिर छनावा सल्लोकी से होते हुए रसूल नगर में हमने लोगों से बात की और अब ये अलीपुर चट्टा है। मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हमने आपको दिखाया और बताया कि यहाँ भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। शुक्रिया आपका राना अंसर। आप हमें वज़ीराबाद के हल्का NH 66 की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। हमें उम्मीद है कि अवामी मसाइल सामने आएंगे तो राय दहिंदगान को आइंदा इंतखाबात के लिए अपने नुमाइंदों का फैसला करने में आसानी होगी, क्योंकि वो देख सकेंगे कि किन लोगों ने उनके मसाइल को हल करने में नेक नियति का मुजाहरा किया। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।